की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरें देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि सड़क पर खोई हुई हर जिंदगी एक छोटी सी कहानी है, एक अधूरा सपना है। लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं की एक टीम से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है सड़कों को सुरक्षित बनाने का, यात्राओं को सुरक्षित बनाने का, और इसके लिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने प्रयास के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मिलिए कश्मीर सड़क सुरक्षा फाउंडेशन के इन स्वयंसेवियों से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कश्मीर की सड़कों की हिफाजत का। बीते 7 वर्षों से पूरे कश्मीर में सड़कों की हिफाजत में जुटी युवाओं की यह टीम न केवल निगरानी करती है, बल्कि लोगों को जागरूक भी करती है। सर, ये वाली जो लाइट्स हैं सर, ये इसको रिमूव करा देना सर। 90 सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 10,000 से अधिक युवा इससे जुड़े हुए हैं। बेल्ट लगा के। ट्रैफिक पुलिस के साथ आपका जो है बड़ा क्लोजली आपकी जो ऑन रोड एक एक्टिविटी रहनी चाहिए, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अलॉन्ग विद अभी तो हमारे पास जो एक मेजर एनजीओ है दैट इज़ KRSF, इनके साथ हम ऑन रोड एक्टिविटीज़ करते हैं। और इसका सिर्फ एंडेवर यही रहता है कि आम लोगों को बताएं कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में लगभग 90 सड़क सुरक्षा क्लब स्थापित किए हैं। ये क्लब सक्रिय रूप से स्थानीय समुदायों को शामिल करते हैं, उन्हें सुरक्षित रहने के बारे में शिक्षित करते हैं। आपको मालूम है कि कितने लोग मर रहे हैं इससे, तो आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की, आप चाहती है कि आप शाम को घर आएँ, तो आप अगर बिना हेलमेट के चलेंगे ट्रैफिक पुलिस रोकेगी आपको चालान भी होगा। ड्राइविंग अभ्यास, यातायात नियम और सड़क जिम्मेदारी का महत्व समझाते हैं। फाउंडेशन ने भारत के पहले व्यापक कार्यक्रम के साथ एक मील का पत्थर भी हासिल किया है। 2017 में स्थापित कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन जम्मू का पहला और एकमात्र एनजीओ है जो कश्मीर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित सड़कों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। समुदायों की रक्षा के दृष्टिकोण से बनी संस्था का मिशन ड्राइवर और युवाओं को सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण देना है। नंबर होता है, उसके साथ आपको गाड़ी देते हैं। बिना नंबर के गाड़ी जब रोड पे आती है तो इलीगल है, आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, ये एक आंदोलन है। हर उस जीवन के लिए एक आवाज है जो चाहता है कि हमारी सड़कों पर लोग सुरक्षित हों। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जब हमने ये शुरू की थी, हमने ये देखा कि जो डेटा की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में हमारी नेचुरल खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि इस खूबसूरत वैली में कितने लोग हैं जो ऑन रोड सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं। जब हमने डेटा के बारे में पता कराया तो ये पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे 48% ज़्यादा जाने तो रोड एक्सीडेंट की वजह से जा रही हैं। लेकिन कोई एक ऐसा इदारा यहाँ पे नहीं था, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो स्पेसिफिकली रोड सेफ्टी या ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके काम करे। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हम अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो काफ़ी सारी कीमती जानें हैं जो हम सड़क हादसों में गंवा रहे हैं। ये अभियान असुरक्षित ड्राइविंग की कठोर वास्तविकताओं पर केंद्रित है। तेज गति से गाड़ी चलाना, ध्यान भटकाकर वाहन चलाना और यातायात नियमों की अनदेखी करना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वास्तविक जीवन है, वास्तविक है परिवार, वास्तविक नुकसान। बचाया गया प्रत्येक जीवन एक संपूर्ण परिवार है, एक भविष्य संरक्षित है।
मेन मुद्दा और हमारा मेन फोकस जाने बचाने के लिए है। हम जितना देखते हैं हर दिन आए दिन रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा जानी जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों की वजह से। तो हमारा मकसद यही है लोगों को अवेयर करना रोड सेफ्टी के बारे में। बहुत बेसिक है ये समझना रोड सेफ्टी। लोग नेगलेक्ट कर देते हैं रोड सेफ्टी को। जितना हो सके हम लोगों की जानें बचाने के लिए ऑन रोड हर हफ्ते हम ऑन रोड एक्टिविटीज़ करते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है, लेकिन स्थानीय सड़क सुरक्षा गतिविधियों को दर्शाने वाले दृश्य ये दर्शाते हैं कि कैसे इस मॉडल का देश भर में विभिन्न राज्यों में विस्तार हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर से आसिफ नबी खान और तारिक खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं असम के बराक वैली के एक छोटे से गांव अनीपुर बस्ती में, जो अब बन गया है संस्कृत गांव। जी हाँ, इस गांव के जो लोग हैं वो अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। 90% लोग यहाँ पर संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे वो घर में बातचीत कर रहे हों या फिर बाहर बातचीत कर रहे हों। इसके अलावा आप कहीं भी दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको संस्कृत में लेबल लगे हुए दिखाई देंगे। कितना खास है ये गाँव, चलिए जानते हैं। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। असम का एक ऐसा गांव है जहां लोग संस्कृत में बात करते हैं। तो इदानीं वदतु ते आगतवन्तः मम गृहे आगमनार्थम्। अद्य मीटिंग अस्ति विद्यालये। आमां सार्धद्विवादने। जी हाँ, असम की बराक घाटी के एक छोटे से गांव अनीपुर बस्ती में पूरा गांव संस्कृत में बात करता है। सप्तमी कक्षायां पठामि। संस्कृत भाषा के प्रति अपनी उल्लेखनीय प्रतिबद्धता को ये गांव दर्शाता है। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस गांव ने रोजमर्रा के संदर्भ में संस्कृत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने भाषाई पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया है। अस्य जनकः मोरपन्तः तदानीं। लगभग ये दोनों गांव में ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग ठीक ठाक संस्कृत बोल लेते हैं और समझते तो बहुत सारे। और रही बात इस विद्यालय की, तो इस यहाँ पे पहली से लेके 10वीं तक लगभग सभी स्टूडेंट को मतलब संस्कृत भाषा बोलने पर प्रोत्साहन दी जाती है। उन लोगों को बोला जाता है, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप लोग शायद सुन पा रहे होंगे, बच्चे गाना गा रहे हैं संस्कृत में, और भी श्लोक, बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि विद्यालय के जो कक्षा के नाम है या फिर चीज़ों के जो नाम वो संस्कृत में लिखा हुआ होता है। तो अनीपुर बस्ती में करीब 90% निवासी संस्कृत में बातचीत करते हैं, चाहे दैनिक आदान प्रदान के दौरान, खरीदारी के दौरान या यहाँ तक कि फोन कॉल पर भी ये लोग संस्कृत में बात करते हैं। इस शास्त्रीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं पर संस्कृत का लेबल लगाया जाता है। दुकानें भी अपने साइनेज और संचार के दौरान संस्कृत का उपयोग करती हैं। इस सांस्कृतिक बदलाव ने पास के पाटीवाला गांव को भी प्रभावित किया है, जहां संस्कृत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अहम अनीपुर बस्ती सरस्वती विद्यानिकेतनस्य संस्कृत आचार्यः अस्मि। अत्र वयं सर्वान् छात्रान् संस्कृतेन प्रतिदिनं पाठयामः। सर्वान् आधुनिके वस्तूनां प्रयोगं कारयामः। आधुनिक जो वस्तु होता है इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, हम लोग वो छात्रों को सिखाते हैं। बहुत गर्व की बात है कि संस्कृत हमारा दो गांव है जो पाटियाला और अनीपुर बस्ती, वो संस्कृत भाषा के लिए जाने जाते हैं। असम की पूरे विश्व के वो संस्कृत भाषा की वो दो गांव है, वो पहचान ऑलरेडी मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में फैले वो संस्कृत भाषा। और अगर सरकार उसकी तरफ से कुछ अगर हेल्प करे तो संस्कृत भाषा के प्रसार बहुत दूर तक ले जा पाऊंगा। एक निजी स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन ने गांव में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्कूल का प्रभाव इतना गहरा रहा है
कि मुस्लिम छात्रों सहित सभी पृष्ठभूमि के छात्र संस्कृत श्लोकों का पाठ करते हैं। इस गांव में संस्कृत का उपयोग 2015 में शुरू हुआ और आज युवा, वयस्क और बुजुर्ग समान रूप से अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संस्कृत भाषा और उसकी खूबसूरती को अपने आप में संजोए है अनीपुर बस्ती, संस्कृत का बराक वैली का ये छोटा सा गांव। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अभी बहुत सारी अच्छी खबरें बाकी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बुजुर्गों के बीच 24 घंटे रहना, 24 घंटे उनका ख्याल रखना, समय पर उन्हें खाना पीना देना, उनकी देखभाल करना, ये काम कहने में जितना ज़्यादा आसान लगता है, असल में करना उतना आसान नहीं है। और वो भी तब जब ये बुजुर्ग मानसिक रूप से पीड़ित हों, मानसिक रोगी हों। और हम जानते हैं मानसिक रोगियों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, उपेक्षित रहते हैं और कई बार तो उन्हें घर से निकाल भी दिया जाता है। ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए दिल्ली में चल रहा है एक ओल्ड एज होम। आइए देखते हैं। ये है साईं सहारा ओल्ड एज होम, जहां मानसिक रोगी बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पिछले 20 वर्षों से साईं सहारा ओल्ड एज होम मानसिक रोगियों का ख्याल रख रहा है। एक छोटे से किराए के मकान में चल रहे इस ओल्ड एज होम में एक समय में 15 से 20 बुजुर्ग रहते हैं, जिनका यहाँ पर इलाज होता है और रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी। जब ये ठीक हो जाते हैं तो इनकी जगह कुछ अन्य मानसिक रोगियों को मिल जाती है और इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहता है। एक दो बुजुर्ग तो यहाँ ऐसे भी हैं जो कि लगातार 20 वर्षों से यहीं रह रहे हैं। अब उनका घर परिवार सब कुछ यही है। कई बुजुर्गों का तो अंतिम संस्कार भी इसी ओल्ड एज होम में हुआ है। ये मेरे पास जो बुजुर्ग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं और ज़्यादातर मैं जो मानसिक रोगी हैं उनको ही रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोगों को तो हर कोई रख लेता है, उनको हैंडल करना भी आसान होता है। लेकिन मेरी जो रिसर्च रही है वो मैंने देखा कि ये लोग काफ़ी निगलेक्टेड हैं, समाज से काफ़ी अलग इनको रखा जाता है। तो मैंने यही मेरी चॉइस रही कि मैं इन्हीं लोगों के लिए काम करूँगी। पश्चिम दिल्ली के राजा गार्डन स्थित साईं सहारा ओल्ड एज होम कोई बड़ा आश्रम नहीं, बल्कि एक आम आवासीय कॉलोनी के मकान में पहले और दूसरे तल पर किराए पर चलने वाला एक आम घर है, जहां वर्तमान में करीब 15 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनमें 4-5 महिलाएं हैं। इनमें कोई निजी क्षेत्र में नौकरी करता था, कोई व्यवसाय तो कोई सरकारी नौकरी में। एक महिला ने बताया कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से डबल MA किया है। मानसिक संतुलन खो देने की वजह से घर वालों ने इन्हें यहाँ भेज दिया या कुछ को घर से निकाल दिया गया, तो किसी की नशे की बुरी लत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ पर कोई उत्तर प्रदेश के मथुरा से है तो कोई पंजाब से और कोई उत्तराखंड से। कोई चलने फिरने में असमर्थ है तो कोई ठीक से बोल नहीं पाते, कोई दिमागी तौर पर कमजोर है तो कुछ नशे की लत के कारण दिमागी तौर पर तनावग्रस्त होने के कारण यहाँ हैं। हर एक की अपनी अलग समस्या है। यहाँ पर समय समय पर मनोरोग चिकित्सक आकर उन्हें देखते हैं और उनका इलाज करते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। संस्था से जुड़े कुछ लोग हैं जो समय समय पर दवाएं, कपड़े और धन संसाधन इन्हें उपलब्ध कराते हैं। यहाँ खाना पकाने, साफ सफाई करने और महिलाओं को नहलाने धुलाने के लिए कर्मचारी भी हैं। खाना बनाना, खिलाना, प्रॉपर सर्विस करते हैं अच्छे से, सबको बहुत
तहजीब से सब लोग आके खाना लेते हैं, अपनी प्लेट्स रख के आते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। अपना कुछ समय मानसिक रोगियों के बीच बिताने और उनके लिए कुछ अपना यथासंभव योगदान करने वाली डॉक्टर रश्मि शर्मा कहती हैं कि वो 2022 से लगातार यहाँ आ रही हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर इन बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कोई भी त्योहार हो, यहाँ सभी त्योहार मनाए जाते हैं। अच्छा लगता है जब हम इनके पास आते हैं, इनके दुख बांटते हैं, तो एक अलग तरह का एहसास होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो जीसस का मैसेज है कि सब अपने हैं और सबको आप प्रेम बांटिए, जो कि शायद मेरे ख्याल से लोगों पे शॉर्टेज है प्रेम की। बुजुर्गों के जन्मदिन से लेकर क्रिसमस और दिवाली के अवसर तक सभी मौकों पर सजावट होती है और सभी बुजुर्ग आपस में खुशी के इन क्षणों को बांटने के प्रयास करते हैं। ये ओल्ड एज होम सही मायनों में इन बुजुर्गों का अपना घर है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के उदयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर ढीकली के पहाड़ों की तलहटी में स्थित श्री कुलम आश्रम के श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में, जो अपने आप में एक बेहद अनूठा स्कूल है। जी हाँ, यहाँ गुरुकुल पद्धति से बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। किस प्रकार से यहाँ पर विरासत को सहेजते हुए आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं। राजस्थान में उदयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर ढीकली के पहाड़ों की तलहटी में स्थित श्री कुलम आश्रम अपने आप में अनूठा स्कूल है। यह प्रदेश का फॉरेस्ट स्कूल है, जहां गुरुकुल पद्धति से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल की खासियत है कि यहां सुबह प्रार्थना के साथ होती है। आश्रम की साध्वी भुवनेश्वरी पुरी का मानना है कि बड़े बड़े भवनों वाले स्कूल हमारे बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं, जबकि यहाँ के बच्चों को 50 से अधिक योगासन आते हैं और शास्त्रीय संगीत का गायन सिखाया जाता है। बच्चों का कहना है कि स्कूल में स्ट्रेस फ्री वातावरण तैयार किया गया है, जिससे कि भय दहशत से परे बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ाई से भागे नहीं। इसीलिए यहाँ 7 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों का जो प्रवेश होता है 7 साल से पहले ही होता है। 7 साल से बड़े बच्चों को हम विद्यालय के अंदर लेते नहीं, क्योंकि जितने न्यूरॉन्स डेवलप होने होते हैं वो उसके बाद में हो चुके होते हैं। स्वभाव का निर्माण भी अब बच्चों के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम बहुत छोटे बच्चे ही लेते हैं। हमारा स्कूल जो है वो बिना पनिशमेंट वाला स्कूल है। हमारे यहाँ पर है ना, एक शिक्षक के पास में 5 बच्चे होते हैं, जो पूरे भारत का हाईएस्ट रेशो है। और इसलिए ये नॉन प्रॉफिट स्कूल है। बच्चे की जितनी भी फीस आती है वो उनसे है ना एक टीचर की सैलरी आती है, तो नॉन प्रॉफिट स्कूल ये बना हुआ है। हमारे यहाँ पे है ना लेक्चर नहीं होते, शिक्षक और बच्चों की बातचीत होती है। ये स्कूल 100% सस्टेनेबल है, जो सोलर एनर्जी से चलता है। स्कूल के पास अपना बर्ड फॉरेस्ट है, जिसमें वनों की व पहाड़ी दुर्लभ चिड़ियों का संरक्षण के लिए अलग से व्यवस्था है। खास बात यह है कि पढ़ाई में लेखन कौशल का बहुत ही महत्व होता है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चे अपने क्लास की किताबों के अतिरिक्त साल भर में 50 से 60 अंग्रेजी व हिंदी दोनों की नई नई पुस्तकों का स्वतः अध्ययन करते हैं। मेरे को ये स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि इस स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती, और अगर किसी बच्चे को कुछ आता नहीं तो फिर गुरुजी अच्छे से समझाते हैं और बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। और यहाँ पे पनिशमेंट बिल्कुल नहीं मिलती। हम यहाँ पे मेमोरी ट्रेनिंग, टैब चलाना सीखते हैं और योगा, पूजा, सूर्य नमस्कार और बहुत सारी चीज़ें। यूरोप कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, सर्बिया, बुल्गारिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो।
मैंने मेरे बेटे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढना चाहा जहाँ पे उसको एंटायर अंडरस्टैंडिंग हो, उसको अपने ट्रेडिशन के बारे में, हमारे वेदों के बारे में जो हमें नहीं मिला है, उसको वो सब चीजें मिले। और यहाँ पे गुरु माँ के सानिध्य से मेरे बेटे को ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज मिला कि वो ना सिर्फ हमारी मॉडर्न स्टडी को पढ़ पाता है, बल्कि वो हमारे वेद पुराण, हमारा कल्चर, जो हमारे हिंदुइज्म का स्थापित कल्चर है, जो बेसिक जो कोर है, वो उसको जान पाता है। यहाँ बच्चे किताबों के अलावा टैबलेट, कंप्यूटर से भी पढ़ाई करते हैं। बच्चों को एआई की टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी कराया जाता है। बच्चों को एक बार में सभी देशों के नाम, हिंदी अंग्रेजी महीनों के नाम और संस्कृत में कई मंत्र कंठस्थ हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने विरासत और आधुनिकता का ये खूबसूरत और अनूठा संगम। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये फास्ट फैशन का दौर है और इस दौर में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, बेहतर दिखना चाहता है और इसके लिए हर कोई नए नए परिधान पहनता है खूबसूरत दिखने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कपड़े के कचरे का जो उनकी कतरन होती है, ये जो अथाह भंडार लग जाता है, उसका क्या होता होगा, इसका कैसे निस्तारण होता होगा? तो इस समस्या के हल के लिए गांधीनगर के कुछ विद्यार्थियों ने एक नया तरीका खोजा है। वो उन कपड़े की कतरनों से खूबसूरत परिधान तैयार कर रहे हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं। आज के समय में हम सभी फास्ट फैशन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कपड़ों का निपटान कैसे होता होगा? और अगर कपड़े के कतरन बच जाते हैं तो उनका क्या होता होगा? तो देखिए किस प्रकार निफ्ट गांधीनगर के विद्यार्थी टेक्सटाइल वेस्टेज से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। Textile wastage is the second biggest pollutant on the planet. So it is a matter of concern for everybody. Because of this fast fashion concept, people are buying more clothing nowadays, and they are too much buying more clothing. तो इसको डील करने के लिए हमारी कंट्री में इस वक्त 4000 MSME यूनिट्स है, रिसाइकलिंग प्लांट्स है, जो इसको हम रिसाइकल करने का हम एक कोशिश कर रहे हैं कंट्री लेवल पे। ये चरखा, घड़ी, फ्रेम और सुंदर सुंदर वस्तुएं वेस्ट कतरन से बनाई गई हैं, जो हमारे घर और ऑफिस को सजाने के काम में आ सकती हैं। आइए देखते हैं ये बना कैसे। बच्चों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें लैम्प सेट्स हैं, वॉल डेकोर आइटम हैं, स्टूल्स हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं और भी दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो कि खेलने के लिए यूज़ होते हैं। आपको लगेगा कि इस काम में खर्च ज्यादा आएगा, क्योंकि मार्केट में इन सुंदर वस्तुओं की कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन कम कीमत में ये सुंदर वस्तुएं हम भी बना सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये मोल्ड रियूजेबल है, तो ये हमेशा से सस्टेनेबल रहेगा। तो जिस तरह से हमने ये नया मटेरियल एक्सप्लोर करा है ना, वो हमारे फ्यूचर के लिए भी यूजफुल है, बट हमारे एजुकेशन के लिए भी उसके साथ यूजफुल है। जैसे हम सूखा और गीला कचरा अलग करते हैं, ठीक उसी तरह से घर घर से टेक्सटाइल वेस्टेज जमा किए जाएं और उससे वस्तुओं का निर्माण किया जाए तो कितनी हद तक हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। हमने ये एक नया मटेरियल एक्सप्लोर करा एज अ पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप, जिसमें हमने देखा कि फैशन वेस्ट एंड फैब्रिक वेस्ट में हम ये नेचुरल ग्लू मिक्स करके कैसे उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएशन के लिए। आज फास्ट फैशन के नाम पर हम फास्ट प्रदूषण और फास्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ऐसे में हर नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत रूप से हम सादा और स्लो फैशन के साथ जिएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात की गांधीनगर से कृणाल चौहान और लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कपड़े के कचरे से, कपड़े की कतरनों से जो आपकी खूबसूरती में और ज्यादा चार चांद लगाएंगे। देश भर में अनेक प्रयास हो रहे हैं जो कि सकारात्मक हैं और कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत भी हैं। हमने आपको दिखाया किस प्रकार से हर क्षेत्र से ऐसी शानदार खबरें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारा उत्साहवर्धन करती हैं और समाज के विकास में अपना योगदान देती हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।